गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बड़ी गर्मी पड़ रही है ना। और थोड़ा सा बच बचा के, ठीक है, पढ़ाई इसमें किया जाए। देखिए, हाल फिलहाल में सीटेट का नोटिफिकेशन भी आने वाला है और टेट का एग्ज़ाम भी होगा। इसके पर्पज़ से हम क्या करेंगे कि 20 क्लास बनाएंगे कम से कम। इन्वायरमेंट का होगा, ठीक है, जो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। 20 क्लास उसको पूरा अटेंड किया जाएगा। और जो हम बायो का क्लास बना रहे थे वो कंटिन्यू रहेगा हमेशा ही, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के सेक्शन को पकड़कर हम चलेंगे, ठीक है। अब एक चीज, पर्यावरण में कौन कौन से चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो पहला चैप्टर है वो आपका है हाइड्रोस्फीयर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं जलमंडल, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है वो आपका लिथोस्फीयर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिथोस्फीयर, इसका मतलब क्या होता है, भूमंडल या भू, है ना, परपटी। सी आपका एटमॉस्फेयर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर डी, ये चैप्टर, ठीक, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर। हालांकि लिथोस्फीयर में ये आ जाता है, इंटरनल स्ट्रक्चर आ जाता है। इसमें डी सोलर सिस्टम मतलब सौर तंत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। ई इसका, इसमें देखिएगा, इसमें आपका सॉइल, मिट्टी, ये भी आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आते हैं ई एफ। उसके अलावा इसमें इंडियन ज्योग्राफी, बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंडियन ज्योग्राफी में आपका क्या क्या है, रिवर्स, नदियां, ये भी आपको पढ़ना है। हिल्स, पहाड़ियां, माउंटेन, ठीक है, माउंटेन्स, आपको पर्वत, ये भी पढ़ना है। प्लेटू, है ना, पठार, पहाड़ियां, ये भी पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी में, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी में इसका भौतिक भूगोल डिस्क्रिप्शन तो एक तरीके से रहेगा ही, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो काफी मतलब काफी अच्छे कंटेंट इसमें आते हैं। फिर एफ जी, इंटरनेशनल ज्योग्राफी, ये आपका 7 कॉन्टिनेंट मतलब 7 महाद्वीपों के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा जी एच, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे मेला फेयर, ये भी आपको पढ़ना है। जनजातियां मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जनजातियां, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेला और जनजातियां। फिर एच, आई के बाद जे, अगला परिवार, परिवार, ये भी आपको पढ़ना है। और जो कहते हैं कि सबसे दमदार जो चैप्टर है आपका, जे के बाद के लास्ट हम ले लेते हैं, सबसे दमदार चैप्टर जिसको कहते हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज, ठीक है। मतलब क्या क्या पर्यावरण को लेकर क्या क्या डिसीजन लिए गए, किन किन चीजों की बातें की गई, क्या क्या प्रोटोकॉल इसमें तैयार किया गया, किस तरह का सम्मेलन हुआ, सबमिट हुआ, सारी चीजों को कॉन्फ्रेंस वगैरह ओवरऑल इन्वायरमेंट इश्यूज में आ जाते हैं, ठीक है। एक एनवायरमेंट इशू में देखिए पोल्यूशन, इसमें पोल्यूशन भी एक होगा चैप्टर, इसी का एक पार्ट होगा पोल्यूशन, क्योंकि प्रदूषण होगा तभी सबमिट होगा, कॉन्फ्रेंस होगा, सम्मेलन होगा, डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए कितने चैप्टर हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9, ठीक है, 10 11 और एक हम ले लें तो 12 उसमें, तो मतलब टोटल 12 चैप्टर को कवर किया जाएगा, ठीक है।
20 से 22 क्लासों में, जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बाकी जो छोटे छोटे पार्ट हैं उनका वीडियो बना के क्वेश्चंस के आधारित उसको कराया जाएगा, ठीक है। तो आइए हम पहले चैप्टर से ही स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा हमने बताया कि हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, बड़े अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसमें और टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, इतने टफ नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम इतना आसान भी नहीं होता, ठीक है। आइए फोकस करते हैं। पहला हमारा जो चैप्टर है वो आपका है हाइड्रोस्फीयर। हमने बताया कि पहला चैप्टर हमारा क्या होगा, हाइड्रोस्फीयर। जलमंडल, हाँ पूरा कवर हो रहा है ना, जलमंडल, ठीक है। काफी गर्मी भी है और इस समय लस्सी उस्सी मिल जाए तो है कि नहीं, मजा आ जाए। और जल के नाम पे ताजा जल मिल जाए तो भी मजा आ जाए, ठीक है, ठंडा बढ़िया चिल्ड। तो जलमंडल पे बात करते हैं। देखिए जलमंडल पे बात करने से पहले आप ये जानिए कि जो हम ग्लोब पढ़ते हैं, ग्लोब, ठीक है, उसको 2 सेक्शन में बांट के पढ़ते हैं। 2 सेक्शन में हम बांट देते हैं, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए। 2 सेक्शन में, एक ये क्या होगा आपका उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये आपका दक्षिणी गोलार्ध मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर, ये ऊपर उत्तरी और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। देखिए 2 सेक्शन में बटा होता है। ये क्या, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, इसको बांटा होता है। इक्वेटर, मेडिटेरियन लाइन या फिर इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर। देखिए इक्वेटर एक शब्द होता है, कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। इसका मतलब होता है आपका इक्विनॉक्स, एक शब्द होता है। इसका मतलब होता है डे टाइम, डे टाइम इक्वल टू नाइट टाइम, टाइम। बहुत बड़ा इशू नहीं है। इक्वेटर, इक्विनॉक्स शब्द से बना हुआ था, मतलब एक ऐसा जगह जहां पे दिन और रात बराबर होता हो, ठीक है। तो क्या, कौन सा जगह होता है, भूमध्य रेखा। ये क्वेश्चन में काफी आए गए हैं। तो हमने 2 सेक्शन में बांट दिया पृथ्वी को, ग्लोब को। एक नॉर्थ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दूसरा साउदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। देखिए आपसे पूछा जाता है उत्तरी गोलार्ध में कितना पानी है, तो यहां पे ये जान लीजिएगा 40% वाटर है ना। और यहां पे आप जान लीजिएगा 80% वाटर है। तो आपको पहला क्वेश्चन क्या मिला, पहला आंसर और क्वेश्चन ये मिला कि सबसे ज्यादा किस गोलार्ध में पानी है, तो सबसे ज्यादा किस गोलार्ध में पानी है, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। तो अब जब ये जानिए कि जब हम स्पेस पे होते हैं, ठीक है, तो वहां से पृथ्वी का मैक्सिमम जो हिस्सा दिखाई देता है वो साउदर्न हेमिस्फीयर का दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि ये 80% वाटर है, तो मतलब एक जैसा प्लेन एरिया नजर आएगा, ठीक है। तो ये एरिया ब्लू कलर का दिखाई देता है अंतरिक्ष से, इसीलिए कहते हैं कि पृथ्वी एक नीला ग्रह है, ठीक है, नीली ग्रह है, क्योंकि फेमाइन जेंडर है तो नीली ग्रह है। तो इसका क्यों, क्योंकि स्पेस से इसका साउदर्न हेमिस्फीयर ज्यादा दिखाई देता है और साउदर्न हेमिस्फीयर का 80% भाग वाटर से घिरा हुआ है, ठीक है, ऑब्वियसली। तो ये पहला आपको मिल गया। दूसरा चीज आप अक्सर पढ़ते हैं कि 71% आपका वाटर है, ठीक है, और जो बच गया 29% आपका लैंड एरियाज है, वाटर। 71% वाटर पढ़ते हैं, लेकिन देखिए 71% वाटर में किस तरह का पानी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जानिए, इसमें 2 तरह का पानी होता है, 2 तरह का। एक आपका होता है 95.7%, ठीक है, सॉरी, इसको 97.5%। ये क्या होता है, सैलाइन वाटर, मतलब खारा जल, है ना। 97.5% खारा जल होता है, और बच गया 2.5%, तो ये क्या होता है, ह्यूमन यूज वाटर,
वाटर, या फिर हम कह सकते हैं मनुष्य के लिए उपयोगी जल। ह्यूमन यूज वाटर मतलब मनुष्य के लिए ये उपयोगी जल हो गया। तो 97.5% ये आपका सलाइन वाटर होता है, खारा जल। तो खारा जल में आप क्या पढ़ते हैं, खारा जल में किस तरह का, तो महासागरों का जल। तो महासागरों में आप क्या जानते हैं, सबसे पहले नंबर पे आपका प्रशांत है कि नहीं, जिसको कहते हैं पैसिफिक, इसको क्या कहते हैं पैसिफिक, सबसे बड़ा महासागर है। दूसरे नंबर पे है अटलांटिक, अटलांटिक, अटलांटिक। तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर, ठीक है। चौथे नंबर पे सबसे बड़ा महासागर क्या है, चौथे नंबर पे सबसे बड़ा महासागर है अंटार्कटिक, कटिक। और पांचवें नंबर पे जो सबसे छोटा महासागर है वो है आपका आर्कटिक, ठीक है। तो प्रशांत, प्रशांत सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है, दूसरे नंबर पे अटलांटिक है, तीसरे नंबर पे इंडियन ओशन है, चौथे नंबर पे अंटार्कटिक है, पांचवें नंबर पे आर्कटिक, मतलब सबसे छोटा महासागर आर्कटिक होता है। एक देखिए, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इन दोनों में से कौन से ऐसे महासागर हैं जिसका मैक्सिमम हिस्सा बर्फ से ढका रहता है, तो वो आर्कटिक है, इसका 99% ढका रहता है और इसका 98% ढका रहता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व जो अक्सर पूछा गया है। तो सबसे बड़ा क्या होता है, प्रशांत महासागर होता है, फिर अटलांटिक होता है, फिर इंडियन ओशन होता है, फिर अंटार्कटिक होता है, आर्कटिक होता है। एक चीज और हम आपको बता दें कि पूरे ग्लोब पे जैसे हमने भूमध्य रेखा यहां पे किया, तो जो अटलांटिक महासागर होता है वो बीच में फैला होता है, इसका पूरा जो दायरा होता है वो पूरा बीच में होता है, ठीक है। और यहां पे सबसे ज्यादा सूर्य ताप होता है, इंसुलेशन, सन इंसुलेशन सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए अटलांटिक महासागर में वाष्पीकरण की क्रिया बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। यह क्वेश्चन हमेशा आता है। और जो प्रशांत महासागर होता है वो पूरा लंबा फैला होता है इस तरीके से, तो ये सबसे बड़ा समुद्री मार्ग बनाता है, ये बिगेस्ट है ना, ओशियानिक में समुद्री मार्ग बनाता है ये चीज। और अटलांटिक महासागर हमने बताया कि यहां पे सबसे ज्यादा वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। एक चीज, अटलांटिक महासागर चूंकि महाद्वीपों से घिरा है तो इसीलिए सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग बनाता है, मतलब बिजिएस्ट, ठीक। एक चीज आपको समझ में आ गया। और सबसे ज्यादा बर्फ से ढका हुआ पार्ट जो है वो आर्कटिक महासागर का है, दैट्स क्लियर, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, 2.5% को हम फोकस करते हैं। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब पूछा जाता है कि 2.5% में ह्यूमन यूज वाटर, मनुष्य के लिए उपयोगी जल में क्या है भैया, ऐसा क्या है। तो हम आपको बता दें, इसमें 0.9% या फिर हम कहते हैं 1%, इसमें क्या है, ग्लेशियर, हिमखंड है, हिमखंड जिन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं, ग्लेशियर, हिमखंड, या फिर हम आइसबर्ग कह सकते हैं। आप देखिए कहते हैं कि हमारा जो हिमालय का इलाका है, हमारा ग्रेट हिमालय का टेरिटरी, उसमें भारतीय टेरिटरी में टोटल 9,500 के आसपास ग्लेशियर है, छोटे बड़े, सोचने वाली बात है। और उसके अलावा हिमालय के पूरे टेरिटरी में 15,000 ग्लेशियर है, ठीक है कि नहीं, 15,000 ग्लेशियर, जिसमें 9,500 हमारे टेरिटरी में आते हैं। तो बहुत बड़ा ग्लेशियर जो एक तरीके से उत्तर भारत की नदियों का स्रोत होता है। लेकिन हिमखंड सबसे ज्यादा कहां पे होते हैं, सबसे ज्यादा जो ग्लेशियर होते हैं वो आपके अंटार्कटिक होते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक तरीके से ग्लेशियरों का महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, बहुत बड़े बड़े, यहाँ पे क्रॉम्बेट जैसे बहुत विशाल ग्लेशियर भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, क्रॉम्बेट। एक चीज चलिए, तो 0.9% या 1% हिमखंड है, तो इसे कहते हैं स्वीट वाटर, स्वीट वाटर मतलब मीठा जल। एक चीज हम और आपको बता दें कि आर्कटिक जो ओशन होता है, आर्कटिक का जो एरिया होता है, महाद्वीप होता है, वहां पे जो बर्फ के टुकड़े होते हैं, यहाँ पे छोटे आइसबर्ग को, जो छोटा होता है उसको ब्लू आइस कहा जाता है। इसको वाइन में मिला के पीने पे कुछ मजा ही अलग होता है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, टक दे जाएगा और वाइन का मजा कुछ अलग आएगा, ठीक है। इसीलिए हनी सिंह ने अपने गाने में 2 बार ब्लू आइस है ना, तो दोनों हिप्नोटाइज करते हैं, ठीक है। एक
लड़कियों के ब्लू आइज, ठीक, और एक वाइन का ब्लू आइज, दोनों हिप्नोटाइज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा। अब ब्लू आइज की खास बात है, ये एंटीबैक्टीरियल होता है, इसमें बैक्टीरिया का कॉन्सिस्टेंट मतलब बहुत ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत बेहतर होता है, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा इसकी डिमांड भी है। देखिए 0.9% हिमखंड ये हो गया। अब अगला क्या होता है दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे इसमें बात करें 0.7%, तो ये ग्राउंड वाटर होता है। देखिए पूछा जाता है कि मनुष्य सबसे ज्यादा किस जल का इस्तेमाल करता है, तो भूमिगत जल का, मतलब ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। अच्छा, एक ऐसे जल का एरिया ग्राउंड वाटर में हम बात करें जहां पे पेड़ों की जड़ें नहीं पहुंच पाती हैं, काफी गहराई में जहां पानी होता है, उसको कहा जाता है ग्रेविट वाटर। ग्रेविट वाटर मतलब जहां पे ग्रेविट वाटर कहते हैं कि जहां पे पेड़ों की जड़ें नहीं पहुंच पाती हैं, वो क्षेत्र आपका क्या हो गया, ग्रेविट वाटर हो गया, है कि नहीं, जहां पेड़ों की जड़ें नहीं पहुंच पाती हैं, ठीक है, ये ग्रेविट वाटर का क्षेत्र हो गया। अब तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन का किस पानी को किया जाता है, ग्राउंड वाटर को। अब तीसरे नंबर पर 2.5% में क्या आते हैं, तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो इसमें पॉन्ड्स मतलब तालाब, झील, झरने, झरने आते हैं, मतलब पॉन्ड, लेक एंड स्प्रिंग, ठीक है। झरना का मतलब स्प्रिंग, ये लेक, ये पॉन्ड, ठीक है। देखिए यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पे झील ही झील है, लेक। यूरोप का जैसे हम फिनलैंड ले ले, स्वीडन ले ले, इन जगहों पे झील बहुत आयत पाए जाते हैं। कनाडा, उत्तरी अमेरिका में कनाडा, जिसको झीलों का देश कहा जाता है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा झील पाए जाते हैं। तो आप ये जानिए कि यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका में झील बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ग्रेट लैक्स भी नॉर्दर्न अमेरिका में है ना स्थित है, जिसमें उत्तरी अमेरिका मतलब कहते हैं कि कनाडा और अमेरिका के बाउंड्री पर 5 बड़ी झीलें स्थित हैं। सुपीरियर है, ह्यूरन है, हारून है, ईरी है और मिशिगन। सुपीरियर, ह्यूरन, हारून, ईरी और मिशिगन, ठीक है, 5 बड़ी झीलें हैं, और ये आपके कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है, ठीक है। तो दोनों जो कॉन्टिनेंट है वो एक तरीके से झीलों के कॉन्टिनेंट है, समझ गए। अफ्रीका महाद्वीप में तालाब बहुत ज्यादा, एशिया महाद्वीप में तालाब काफी ज्यादा, साउथ एशिया में भी तालाब काफी ज्यादा है, ठीक है। तो हाँ, अगर दक्षिण एशिया की बात करें तो यहाँ पे नदियों की संख्या, नदियां बहुत ज्यादा है, डिपेंडेंसी नदियों पे बहुत ज्यादा है, लेकिन ये तीसरे नंबर पे आते हैं, ठीक है, 0 तो ये तालाब, झील, झरना, इनको अगर देख लिया जाए तो ये 0.3% आते हैं। अब देखिए, अब अगला नंबर अगर हम देखें तो अगले नंबर पे हमारा रिवर्स आते हैं, नदियां, नदियां आती हैं, ठीक है। एक चीज मतलब ये पहला क्रम हो गया, ये दूसरा, ये आपका तीसरा, चौथे नंबर पे नदियां। अब पांचवें नंबर पे हम देखें, पांचवें नंबर पे, पांचवें नंबर पे, तो पांचवें नंबर पे क्या होता है, पांचवें नंबर पे वायु की नमी मतलब ह्यूमिडिटी, वायु की नमी, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। आप कभी देखें फ्रिज से एकदम अल्ट्रा चिल्ड बोतल निकालिए, तो आप रखेंगे तो जब देखेंगे कि वायु में चूंकि नमी होती है, आसपास की जो वायु उस बोतल के संपर्क में आती है, मान लीजिए ये चिल्ड बोतल है, तो आप जैसे ही फ्रिज से निकालते हैं तो आसपास की गर्म हवाएं जैसे इसके टच में आती हैं तो भारी मात्रा में देखेंगे जल का है ना पानी में कन्वर्ट हो जाती है। आपको लगेगा कि बोतल से पानी निकला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता है, न ढक्कन से पानी निकला न बोतल से। बोतल बहुत जड़ियल होता है, इससे पानी नहीं निकलने देता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि ठंडी, चूंकि बोतल ठंडा होता है, बाहर का एटमॉस्फेयर गर्म होता है, दोनों संपर्क में आते हैं तो पानी बन जाता है ना। तो ये एक तरीके से ह्यूमिडिटी, वायु की नमी जो होती है ह्यूमिडिटी होती है, ठीक। अब छठे नंबर पे मिट्टी की नमी, सॉइल, मिट्टियों में भी तो नमी होती है, सॉइल वाटर। तो मतलब 2.5 में कितने वाटर हमने ले आ दिया, एक स्वीट वाटर, दूसरा ग्राउंड वाटर, तीसरा पॉन्ड, लेक और स्प्रिंग, चौथे नंबर पे नदियां, पांचवें नंबर पे आर्द्रता, छठे नंबर पे हमने सॉइल मिट्टी की नमी। अब सातवें नंबर पे हम लेके आते हैं, सातवें नंबर पे ये इसको कहते हैं क्रिस्टलीय जल,
क्रिस्टलाइन वाटर, क्रिस्टली जल। देखिए चट्टानों की जो नमी होती है वो एक तरीके से क्रिस्टली जल होता है, इसको ठोस जल कहा जाता है। अगर चट्टानों से नमी खत्म हो जाए तो चट्टानें पूरी तरीके से टूट जाए, अगर नमी एक्सेस हो जाए तो भी चट्टानें टूट जाए, दोनों स्थितियां खराब होती है। चट्टानों में वाटर लॉगिंग भी खराब होता है, चट्टानों में नो वाटर नमी न होना वो भी खतरनाक होता है। तो क्रिस्टलाइन वाटर, तो इस तरीके से हमने पूरे वाटर के सेक्शन को बांटा। तो स्वीट वाटर कितना, 1%। ठीक, जो ग्लेशियर हिमखंड के रूप में हमने बताया, भारत के ग्रेट हिमालय टेरिटरी में 15,000 ग्लेशियर है, 9,500 भारत वाले क्षेत्र में स्थित है। और दूसरे नंबर पर बताया सबसे ज्यादा इस्तेमाल मनुष्य करता है ग्राउंड वाटर का, और ग्रेविट वाटर वो होता है जो इतनी गहराई में होता है कि वहां पेड़ों की जड़ें नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक, तालाब झील झरना ये भी हमने आपको बताया, फिर रिवर्स बताया, फिर ह्यूमिडिटी बताया, फिर मिट्टी की नमी बताई, और हमने बताया क्या, क्रिस्टलाइन वाटर। तो ये हमने हाइड्रोस्फीयर का ये पहला सेक्शन है जिसको हमने डिफाइन किया, जिससे काफी क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा पानी है या तो फिर दक्षिणी गोलार्ध में, तो सीधा आंसर है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज्यादा पानी है। ठीक है, फिर पूछा जाएगा कि कितने प्रतिशत महासागरों का जल है, तो 97.5% महासागरों का जल है। उसमें क्या सबसे ज्यादा, सबसे कम, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक, ठीक है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया किस महासागर में ज्यादा होती है, तो आपका अटलांटिक। सबसे ज्यादा समुद्री बड़ा मार्ग, समुद्री मार्ग कौन सा बनाता है, पैसिफिक। सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग अटलांटिक। ठीक है, इसके बारे में ये चीज। और हालांकि पोल्यूशन की अगर बात करें तो दो महासागरों में पोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अटलांटिक और इंडियन ओशन के आसपास। ठीक है, या हम वहां पे वेरी नहीं कर सकते हैं कि कौन सा महासागर सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है। ठीक है, दोनों का एक अलग प्रोस्पेक्शन है। तो ओवरऑल हमने वाटर का ये पूरा हाइड्रोस्फीयर का सिनेरियो बनाया। देखिए हाइड्रो जहां लगता है ये शब्द, इसका सीधा मतलब होता है पानी से होता है। जैसे हाइड्रोपोनिक्स, जल में उगने वाले पौधे, हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोग्राम, या दुनिया भी जहां पे भी हाइड्रो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, दैट्स मीन्स रिफर टू द वाटर सेक्शन। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा बढ़िया से। ठीक है, आज का हमारा यही क्लास है। ठीक है, अगले इसमें जो बचे हुए सेक्शन है उसको भी कवर करेंगे। ये कंटिन्यू 20-22 क्लास चलेगा। ठीक है, जिससे ईवीएस आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरीके के क्वेश्चन को आप आसानी से हैंडल कर ले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको देखिए, इसका नोट्स बनाइए, इसको सीरियस लीजिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, एक टीचर अपने प्यारे स्टूडेंट से ही रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, और प्यारे स्टूडेंटों का भी ये कर्तव्य है कि टीचर को इम्प्रोवाइज करें। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कार।